छतरी न खोल बरसात में भीग जाने दे, भीग जाने दे, भीगी रात में भीग जाने दे, भीगी रात में। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं महानंद, एक बार फिर से आपके सामने नई वीडियो के साथ आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, भस्म और लवण, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10वीं क्लास बिहार बोर्ड का। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये वीडियो बिहार बोर्ड 10वीं क्लास केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण। इस चैप्टर में हम लोग बेसिक 3 अध्ययन करेंगे, अम्ल के बारे में, भस्म के बारे में और लवण के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अम्ल को देखते हैं। अम्ल है क्या? तो दोस्तों अम्ल जो ये शब्द है, इसको अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रिय बच्चों? इसको अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। तो एसिड जो शब्द है प्यारे बच्चों, ये आया कहाँ से? तो बच्चों ये लैटिन भाषा के शब्द है, लैटिन शब्द से बना है। अम्ल जो है, अम्ल का इंग्लिश होता है एसिड, और एसिड जो होता है वो लैटिन शब्द के एसिडस से बना, एसिडस से बना होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको बिहार बोर्ड में ये सवाल आ सकता है कि अम्ल जो होता है का इंग्लिश एसिड होता है, और ये जो एसिड शब्द होता है एसिड, वो किस भाषा के शब्द से बना है? तो वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है। तो कौन सा शब्द से बना दोस्तों? तो वो है एसिडस। एसिडस का अर्थ क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। तो आपको पता होना चाहिए, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, और एसिड जो होता है लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना होता है, और एसिडस का अर्थ क्या होता है? खट्टा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये अम्ल का परिभाषा देखेंगे, आखिर अम्ल किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अम्ल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों जानना आपको अम्ल के बारे में, अम्ल है क्या। तो याद रखिएगा दोस्तों, वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है दोस्तों? खट्टा होता है। वे सभी पदार्थ इसमें शामिल हो सकता है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बेसिक एग्जाम्पल। जैसे कि फ्रेंड देखते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक एसिड है और इसका स्वाद खट्टा होता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी दोस्तों एक अम्ल है, और इसलिए इसका स्वाद भी खट्टा होगा। इन सभी को हम अम्ल कहेंगे क्योंकि इनका स्वाद खट्टा होता है। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि अम्ल का जो परिभाषा अभी हम आपको बता रहे हैं, ये इसका कोई मानक परिभाषा नहीं है, हम लोग गुण के आधार पर इसका परिभाषा देते हैं। अम्ल का कुछ गुण है, जैसे कि गुण है कि इसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होगा। तो अर्थात कहने का मतलब, जितने भी पदार्थ हैं जिनका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, वो सभी अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। एसिड बना है एसिडस से, और एसिडस लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ खट्टा होता है। फिर आपको पता भी हो गया होगा कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल वह पदार्थ है, वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता, उसे अम्ल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने इसका कुछ अपने मत के अनुसार परिभाषा दिया है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस, ये आर्हेनियस एक रसायन शास्त्र थे, और इन्होंने अम्ल का परिभाषा दिया है। तो इन्होंने कहा कि अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं, अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन या फिर हाइड्रोजन आयन देता है। अर्थात उन्होंने कहा कि अम्ल वह पदार्थ है, वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन
प्रदान करता है। ये दोस्तों जो परिभाषा है आर्हेनियस के अनुसार है, बहुत ही सिंपल है। उन्होंने कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे अम्ल कहते हैं। प्यारे बच्चों, अम्ल क्या है, अम्ल किस शब्द से बना है, इसका अर्थ क्या होता है, ये सभी हम लोग ने अभी जाना। अब आगे हम लोग दोस्तों इस अम्ल का कुछ बेसिक क्वालिटी होता है, इसका गुण होता है, वर्च्यू होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके गुण में, देखेंगे अम्ल के कुछ गुण। चलिए दोस्तों अम्ल के कुछ गुण देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला जो गुण होता है अम्ल, इसका गुण है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो दोस्तों अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का यह पहला गुण है कि अम्ल स्वाद में, टेस्ट इसका कैसा होता है, खट्टा होता है, सावर होता है। चलिए फ्रेंड, दूसरा जो इसका गुण है, अम्ल, कोई भी अम्ल हो वो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। दूसरा पॉइंट इसका है अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। ये इसका दोस्तों दूसरा गुण है। अम्ल का पहला गुण है कि स्वाद में खट्टा होता है, और सेकंड जो इसका गुण है वो गुण है ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो कैसा होता है, खट्टा होता है। और सेकंड जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो हो सकता है कि अम्ल धातु से जब क्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों, जब अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो हमेशा वो हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे भस्म के बारे में, जिसको इंग्लिश में बेस कहा जाता है। तो दोस्तों ये भस्म क्या है ये जानेंगे। दोस्तों भस्म क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा होता है। तो प्यारे बच्चों, भस्म किसे कहेंगे, भस्म हम उस पदार्थ को कहेंगे जिसका स्वाद कड़वा होता है। जिसका स्वाद कैसा होता है दोस्तों, कड़वा होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम कह सकते हैं भस्म, जिसका स्वाद कड़वा होता है। और सेकेंड पॉइंट दोस्तों की ये याद रखिएगा, भस्म उस पदार्थ को हम कहते हैं जो स्वाद में कड़वा होता है, उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग भस्म के कुछ गुण हैं उसको जानेंगे। इसके कुछ गुण हैं। तो पहला गुण तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि भस्म का स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है दोस्तों, भस्म का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ये इसका पहला गुण है। और सेकेंड गुण जो दोस्तों, जो भस्म जो है ये अम्ल को उदासीन करता है। भस्म अम्ल को क्या करता है, उदासीन करता है। क्या करता है, उदासीन करता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को याद रखना है कि भस्म का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और भस्म अम्ल को क्या करता, उदासीन करता है, यानी कि अम्ल के प्रभाव को ये उदासीन कर देता है भस्म। तो आप अभी अम्ल और भस्म के बारे में जाने, ये इसका बेसिक परिभाषा था गुण के आधार पर कि भस्म किसे कहते हैं। तो ये गुण के आधार पर था कि भस्म उस पदार्थ को हम कहते हैं जिसका स्वाद कड़वा होता है। लेकिन जो जिस तरह आर्हेनियस ने अम्ल का परिभाषा दिए थे, उसी प्रकार से आर्हेनियस ने भस्म को भी परिभाषित किया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं आर्हेनियस के अनुसार भस्म किसे कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, आर्हेनियस के अनुसार जानेंगे भस्म किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आर्हेनियस ने कहा कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है।
दोस्तों ये आर्हेनियस ने कहा कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। थोड़ा सा प्यारे बच्चों हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे भस्म का। जैसे कि प्यारे बच्चों इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा, उसके बाद इसमें आ जाएगा CaOH2। तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चों ये सभी जो है भस्म है और इनका स्वाद कैसा होगा? कड़वा होगा। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट में कैसा होगा? कड़वा होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट में कैसा होगा? कड़वा होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट में कैसा होगा? कड़वा होगा। तो जिनका स्वाद कड़वा होता है उसे हम कहते हैं भस्म। और भस्म का दो गुण था, पहला तो स्वाद कड़वा होता है, दूसरा अम्ल को उदासीन करता है। प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे पदार्थों में अम्ल की उपस्थिति। कुछ पदार्थ होते हैं जिसमें अम्ल पाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, कुछ कड़वा होता है। तो प्यारे दोस्तों ऐसे बहुत सारे फल हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ऐसा कौन कौन से फल हैं जिसमें कि अम्ल पाया जाता है। तो पहला जो आपके सामने दोस्तों है वो है संतरा और नींबू। संतरा एंड नींबू। प्यारे दोस्तों संतरा और नींबू जो होता है इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। आपको याद रखना होगा प्यारे बच्चों कि संतरा और नींबू ये खट्टे फल हैं और खट्टे फलों को सिट्रिक फल भी कहा जाता है और इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि खट्टे फल को कौन सा फल कहते हैं? सिट्रिक फल कहते हैं। और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर जो आता है दोस्तों सेब आता है। आप लोग तो अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे और बचपन में पढ़े होंगे ए फॉर एप्पल। एप्पल मतलब सेब। तो प्यारे बच्चों आज आप लोग जानेंगे सेब जो होता है इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक। और नींबू और संतरा में सिट्रिक, सेब में मैलिक। अब दोस्तों 3 नंबर में जो आपके सामने है वो है इमली। इमली से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे प्यारे बच्चों। इमली का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी सा आ गया होगा। चलिए तो जानते हैं इमली में आखिर कौन सा अम्ल है जिसका नाम सुनते ही सबों के मुख में पानी आ जाता है। तो चलिए इमली में टार्टरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल दोस्तों? टार्टरिक अम्ल। किसमें पाया जाता है दोस्तों? इमली में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक। सेब में मैलिक, नींबू और संतरा में सिट्रिक, इमली में टार्टरिक। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर में आता है दोस्तों सिरका। और सिरका के बारे में सबको पता होगा। सिरका जो होता है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। किसमें पाया जाता है? सिरका में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। याद रहेगा प्यारे बच्चों। और सेकेंड के बाद 4th के बाद 5th नंबर में जो आता है दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सबको पता होगा लैक्टिक। कौन सा अम्ल होता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जिसको लैक्टोबैसिलस नाम के इसमें जीवाणु पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें? दही में। और सिरका में एसिटिक अम्ल। ये जो एसिटिक अम्ल दोस्तों होता है वो 6 से 8% पाया जाता है सिरका में। कितना पाया जाता है? 6 से 8%। उसके बाद दोस्तों आता है टमाटर। क्या आता है? टमाटर। टमाटर में दोस्तों कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है किसमें? दी टमाटर में। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक। उसके बाद आता है 7 नंबर में अमाशय रस। अमाशय रस। तो अमाशय रस में HCl पाया जाता है। HCl का अभी तुरंत हम आपको बताए थे। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो हमारे अमाशय में पाया जाता है। और ये हमारे अमाशय में कितना पाया जाता है? 1.0%। कितना पाया जाता है? 1.0%। और चलिए 8 नंबर है चाय। आप लोग इनसे तो वाकिफ़ होंगे। सुबह और शाम आप लोग चाय पीते हैं, इसके बिना तो हम लोग का सुबह ही नहीं होता है। आखिर चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। अब प्यारे बच्चों और भी बहुत सारे हैं जैसे कि लाल चींटी हो गया। तो अगर लाल चींटी की बात करते हैं, लाल चींटी
तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल। किसमें होता है? लाल चींटी में। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद प्यारे बच्चों और भी है आपके सामने, जैसे कि हम बात कर लेते हैं लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल हो गया, उसी प्रकार से विटामिन सी की बात कर लेते हैं। विटामिन सी का बात करते हैं। विटामिन सी में जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? होता है विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए एक बार हम लोग बारी बारी से फिर से जानते हैं पदार्थों में अम्ल की उत्पत्ति। जैसे कि संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल कहा जाता है। वैसे भी दोस्तों जो खट्टे फल होते हैं उसे सिट्रिक फल कहा जाता है। दूसरा सेब है दोस्तों, उसको मैलिक अम्ल उसमें पाया जाता है सेब में। इमली में क्या पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है प्यारे बच्चों। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद अमाशय रस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा चाय में कौन सा होता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है, एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका में कितना % होता है? 6 से 8% होता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन होता है अमाशय रस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो कितना % होता है? तो प्यारे बच्चों वो 1.0% होता है, यानी कि 1% होता है। प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी। देखिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील है। तो चलिए दोस्तों सबसे अधिक अगर क्रियाशील धातु देखा जाए तो यहाँ पे एक टेबल आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा। ये धातु है और यहाँ पर इसका संकेत होगा और यहाँ पर इसका क्रियाशीलता होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला जो धातु का नाम दोस्तों वो है पोटेशियम। पोटेशियम का दोस्तों संकेत K होता है, आपको पता होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग सेकेंड नंबर में देखते हैं कैल्शियम का दोस्तों आप लोगों को पता होगा Ca होता है इसका संकेत Ca। फिर पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग सोडियम होता है तीसरा नंबर में क्रियाशीलता में। सोडियम का संकेत Na होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद दोस्तों फिर आता है मैग्नीशियम प्यारे बच्चों, इसका संकेत Mg होता है, सबको पता होगा। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है, आप लोग को पता होगा। अगला आता है जिंक। क्या आता है दोस्तों? जिंक का संकेत दोस्तों Zn होता है। फिर आता है लोहा, इसको बोलते हैं हम लोग फेरस। क्या बोलते हैं दोस्तों? फेरस जिसको कहा जाता है। तो फेरस का संकेत प्यारे बच्चों Fe होता है। क्या होता है? फिर अगला आता है दोस्तों टीन, इसका संकेत सबको पता होगा Sn होता है। फिर प्यारे बच्चों आएगा लेड, जिसको बोलते हैं हम लोग शीशा। क्या बोलते हैं दोस्तों? शीशा को क्या बोलते हैं दोस्तों? Pb। क्या बोलते हैं? Pb। यहाँ आने के बाद इस जगह आता है हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, सबको पता होगा प्यारे बच्चों। और हाइड्रोजन के जस्ट नीचे में 4 धातु होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन होता है। पहला तो होता है तांबा का Cu। फिर दूसरा होता है तांबा का Cu, फिर होता है Hg, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Hg मतलब पारा या मरकरी, इसको बोलते हैं क्या? Hg। क्या बोलते हैं? Hg। उसके बाद आता है Ag मतलब चांदी। क्या आता है? चांदी। फिर क्या आता है दोस्तों? Ag हो गया। और होता है सोना, Au। सोना का क्या आता है? Au। क्या आता है? Au। सोना का क्या होता है? Au। सोना का क्या आता है दोस्तों? Au। चलिए प्यारे बच्चों इसको देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। और इसमें से दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु, इसका सिंबल इस प्रकार से अगर बनाया जाए, देखिए दोस्तों इस प्रकार से सिंबल अगर बनाया जाए ऐसे कुछ बनेगा। प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ, ये जो क्रियाशीलता श्रेणी है ये इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। तो दोस्तों इसमें से समझने वाला पॉइंट क्या है कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन? पोटेशियम। जैसे देखिए यहाँ पे क्रियाशीलता सबसे अधिक इसका है। पोटेशियम से थोड़ा कम क्रियाशील कौन होता है? कैल्शियम।
उससे कम क्रियाशील सोडियम, उससे कम क्रियाशील मैग्नीशियम, उससे कम क्रियाशील एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, जिंक से भी कम क्या होगा प्यारे बच्चों, फेरस, लोहा, लोहा से भी कम टीन, टीन से भी क्या, सीसा। यानी कि अगर देखा जाए सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के जो ऊपर होते हैं वो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं। कैसा होता है दोस्तों, अधिक क्रियाशील। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से जो ऊपर होते हैं धातु, जो ये हाइड्रोजन इससे जो ऊपर है वो सब अधिक क्रियाशील है, और हाइड्रोजन से जो नीचे है वो होता कम क्रियाशील। कैसा दोस्तों, कम क्रियाशील धातु होता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि कम क्रियाशील धातु में कौन कौन आएगा। तो पहला आ जाएगा कॉपर, कॉपर मतलब दोस्तों हो जाएगा तांबा, तांबा कम क्रियाशील धातु है। फिर प्यारे बच्चों आपका Hg, Hg मतलब पारा, ये कम क्रियाशील धातु है। फिर आएगा Ag मतलब चांदी, कम क्रियाशील है। उसके बाद आएगा सोना, जिसको बोलते हैं Au, तो सोना जो होता है ये सबसे कम क्रियाशील हो गया। यानी कि हाइड्रोजन के नीचे अगर पूछा जाएगा, अगर पूछेगा हाइड्रोजन के नीचे में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, तो सोना होगा। और हाइड्रोजन के ऊपर में सबसे कम क्रियाशील कौन है, तो वहाँ पर हो जाएगा सीसा या फिर लेड। अगर पूछेगा सबसे अधिक क्रियाशील तो पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा सबसे अधिक क्रियाशील के यानी कि पोटेशियम, फिर क्या जी, कैल्शियम, फिर क्या मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। तो इस प्रकार से आपको याद, जैसे कि सबको पता था पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील हो भी करता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों CaNO, Na, इसको काना होता है तो याद रखिए काना, यानी Ca मतलब Ca, जैसे यहाँ से लिखें Ca, फिर Na, MgAl, Zn और क्या Fe3 Sn और Pb। तो बच्चों CaNS हो गया काना, Mg से मांगे, क्या मांगे काना, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा। यहाँ से याद रखिएगा काना मांगे एल्युमिनियम जिंक, याद रखिएगा काना मांगे एल्युमिनियम जिंक। Ca से काना मांगे एल्युमिनियम जिंक, फिर लोहा, टीना, सीसा। दोस्तों काना मांगे एल्युमिनियम जिंक, लोहा, सीसा, टीना। काना क्या क्या मांगता है दोस्तों, काना मांगता है, एल्युमिनियम मांगता है, जिंक मांगता है, लोहा मांगता है, टीना मांगता है, सीसा मांगता है। लोहा, टीना, सीसा, जिंक और टीन। तो काना कितना चीज़ मांग रहा है, काना 5 चीज़ मांग रहा है। लोहा भी मांग रहा है, टीन भी मांग रहा है, जिंक भी मांग रहा है, एल्युमिनियम भी मांग रहा है और सीसा भी मांग रहा है। तो ट्रिक याद रखिएगा, काना मांगे एल्युमिनियम जिंक, फिर क्या मांगता है, टीन और सीसा। चलिए दोस्तों इसको एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है कि पोटेशियम तो सबको याद रहेगा, कैल्शियम Ca, Na, MgAl, Zn, Fe, उसके बाद Sn और Pb। तो कह रहे बच्चों इसको मिला दिए तो क्या बन गया काना, इससे हो गया मांगे, काना मांगे क्या मांगे जी, एल्युमिनियम जिंक, काना मांगे एल्युमिनियम जिंक। और यहाँ से आ गया फिर मतलब फेरस यानी लोहा, फिर टीन और सीसा। काना मांगे एल्युमिनियम जिंक, फिर मतलब फेरस, क्या फिर मांगे टीन और सीसा। काना मांगे एल्युमिनियम जिंक, फिर मतलब फेरस, टीन और सीसा। और बाकी नीचे में तो 4 है, आपको पता होगा, सोना भी है, चांदी भी है, उसके बाद तांबा है, उसके बाद पारा है। ये 4 बहुत ही कम क्रियाशील धातु। ये दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अम्ल के साथ भस्म की अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे दोस्तों क्या होगा जब कोई अम्ल भस्म से क्रिया करेगा। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको याद रखना है कि यदि अम्ल भस्म से क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। प्यारे बच्चों आपको याद रखिएगा कि जब अम्ल किसी भस्म से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। इससे पहले जो आपको हम बताए थे अम्ल और भस्म का गुण, तो वहाँ से आपको याद रखे अम्ल और भस्म दोनों में जब दोस्ती होगा यानी कि अभिक्रिया जब करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं कैसे जल बनता है देखते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे दोस्तों यहाँ पे है अम्ल, अम्ल का जैसे कि HCl एक प्रकार का अम्ल है, अभिक्रिया करेगा दोस्तों भस्म से,
तो NaOH भी एक प्रकार का भस्म है। तो प्यारे बच्चों, जब अम्ल भस्म से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल। तो कैसे बनेगा देखिए, तो लवण बनेगा तो यहाँ से ये जो Na है ये इससे अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ से जो अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा क्या प्यारे बच्चों, ये बनेगा NaCl, और NaCl तो बना लिया, बचा यहाँ पर OH बचा, यहाँ पर H बचा, तो यहाँ पर सिंगल H है, यहाँ पर सिंगल H, तो दोनों जुटेगा तो H2 हो जाएगा, और साथ में प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, ये O आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो NaCl है ये एक प्रकार का लवण है और इसको नमक कहा जाता है, और ये जो दोस्तों हैं ये जल है। तो देखिए यहाँ पर अम्ल और भस्म की अभिक्रिया जब एक साथ में होती है तो लवण और जल बनता है। तो कैसे बनता है आपको यहाँ दिखा दिया गया। हाइड्रोक्लोरिक एक प्रकार से अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म है। जब अभिक्रिया किया तो NaCl प्लस H2O बना। NaCl एक लवण है और H2O जल है, आपको अच्छी तरह पता है। तो यहाँ से प्रश्न आपको प्यारे बच्चों पूछेगा कि अम्ल और भस्म के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है। उस अभिक्रिया को प्यारे बच्चों उदासीनी क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। किसके बीच में प्यारे बच्चों, अम्ल और भस्म के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और आपको ये भी पूछ सकता है किस अभिक्रिया के बाद लवण और जल बनता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद बनता है। ये भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो कई प्रकार से यहाँ प्रश्न आपको पूछ सकता है। अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया कौन सी हो सकती है, उदासीनीकरण हो सकती है। अम्ल और भस्म के बाद क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। लवण और जल किस अभिक्रिया के बाद बनेगा, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद बनेगा। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल का रासायनिक नाम क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक। NaOH का रासायनिक नाम क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे अम्ल और जल के बीच अभिक्रिया। प्यारे बच्चों देखेंगे अम्ल और जल के बीच में अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। याद रखिएगा, जब अम्ल की अभिक्रिया या क्रिया जल से होती तो ऊष्मा निकलती है। तो कैसे निकलती है दोस्तों, इसको देखेंगे। तो पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि अम्ल जब किसी जल से क्रिया करेगा तो क्या होगा। तो अम्ल जब जल से क्रिया करेगा तो ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम किसी अम्ल को जल से मिला देते हैं या जल से क्रिया करा देते हैं तो उसमें भी अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। इसीलिए अम्ल और जल के बीच में कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। किसके बीच में दोस्तों, अम्ल और जल के बीच में। आपको एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आगे चल के इस पर बेसिस कई सारे प्रश्न आएंगे कि अम्ल और जल के बीच में जो अभिक्रिया होती है किस तरह की अभिक्रिया होती है, तो ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि ऊष्मा निकलती है। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया HCl और जल से इसका अभिक्रिया करा दिए। ये हो गया अम्ल और ये जल से क्रिया करेंगे। तो जब इसको अभिक्रिया करेंगे तो ये जो H2 है H से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। चलिए इसको अभिक्रिया इस तरह से करा देते हैं। ये जो H है अभिक्रिया इसी से करेगा, H2H से अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास बन जाएगा H3O बन जाएगा। और देखिए ये दोनों अभिक्रिया कर लिया तो मेरे पास एक ही चीज़ बचा जो Cl था, तो Cl यहाँ पर आ जाएगा और साथ में थोड़ा सा ऊष्मा बना लेगा। क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है इसलिए ऊष्मा बनती है। देखिए अम्ल और जल के बीच जो क्रिया हुआ तो H3O बना और Cl बना और साथ में क्या बना, ऊष्मा। तो प्यारे बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है, इसे आप कैसे जानेंगे। इसको जानने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होती है उसके दाईं और प्लस ऊष्मा लिखा, जैसे यहाँ लिख दिया प्लस ऊष्मा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की पहचान है रासायनिक समीकरण के
दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा जाता है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि अम्ल का अभिक्रिया पहले तो हम कराएं किससे, भस्म से कराएं। जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म में कराएं तो लवण और जल बना। फिर दूसरा हम बताएं अम्ल की अभिक्रिया जब जल से हम कराएं तो क्या बना प्यारे बच्चों, तो बना ऊष्मा निकला, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। चलिए दोस्तों एक प्रश्न देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड 10वीं क्लास 2022 में पूछ चुका है। अम्ल को तनु करते समय अम्ल में जल नहीं बल्कि जल में ही अम्ल क्यों मिलाया जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों कह रहा है कि जब अम्ल को तनु करना यानी पतला करना है तो अम्ल में जल नहीं मिलाएंगे बल्कि जल में ही अम्ल को मिलाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए दोस्तों पिक्चर से मान लीजिए कि ये कंटेनर है, कोई बर्तन है, इसमें पहले से अम्ल भरा हुआ है, यानी कि अम्ल है, या तो इसमें H2SO4 होगा या फिर HCl होगा। तो अम्ल भरा है लेकिन इसको हमें तनु करना, पतला करना, तो एक बर्तन में हमें H2O है यानी कि जल है। तो यहाँ पे सवाल ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि जल को कभी भी अम्ल में नहीं डालना चाहिए। जैसा कि इससे पहले मैंने बताया आप सभी को कि जब अम्ल में जल मिलाते हैं तो ऊष्माक्षेपी क्या होती है, अभिक्रिया होती है। यदि हम यहाँ पर अम्ल को पतला करने के लिए, तनु करने के लिए अम्ल में अगर जल मिला देंगे तो दोनों के बीच में एक अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया कैसा है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा और इतना अधिक ऊष्मा निकलेगी कि यह बर्तन परफनली टूट जाएगी और अम्ल बाहर छलक करके सजीव के त्वचा को नष्ट कर देगा, जला देगा। इसीलिए प्यारे बच्चों अम्ल को पतला करने के लिए अम्ल में जल नहीं बल्कि अम्ल को ही जल में मिलाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अम्ल को तनु करते समय कभी भी अम्ल में जल नहीं डालना है बल्कि करना क्या, जल में ही क्या करना है, अम्ल को मिला देना है। आखिर जल अम्ल में क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी और इतना अधिक ऊष्मा निकलेगा कि जिस बर्तन में अम्ल रखा होगा वो टूट जाएगी और बाहर निकल करके आसपास के लोगों को क्षति पहुंचा देगा। इसलिए अम्ल को पतला करते समय कभी भी अम्ल में पानी या जल नहीं मिलाते हैं बल्कि जल में ही क्या करते हैं, अम्ल को मिला देते हैं। आशा है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। जय हिंद।